ब्रेक के बाद में NSA 9 न्यूज़ में आपका फिर से स्वागत है। बात चल रही थी आम बजट की, जो कि कैसा आया है, कैसा आया और कैसा इसके बारे में लोगों की संभावनाएं थी। इस बीच में हमारे साथ में स्टूडियो में एक गेस्ट और जुड़ चुके हैं। मैं उनका आपसे परिचय कराता हूं। आप यशस्वी शर्मा है, पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आर्थिक विश्लेषक है और GST की वकालत भी करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं यशस्वी जी, आप बताइए किस तरह का बजट आपको लगा कि ये बजट किस तरह का आना चाहिए था और किस तरह का आया? देखिए देवी जी, जो घोषणाएं प्रधानमंत्री जी रिपीटेडली कर रहे थे कि हम बजट में ये लेके आएंगे, वो आया नहीं है। बट ओवरऑल अगर आप इसको देखें तो ये आज का बजट नहीं हो कि मुझे लगता है कि जो इन्होंने निर्मला सीतारमन जी ने बजट दिया है वो एक प्रोग्रेसिव 2047 को दिमाग में रख के बजट दिया गया है। बेस्ट चीज़ इस बजट की ये है, रोटेशन जो बनेगा घूमेगा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर से ही घूमता है। तो मैंने पिछली बार भी ये बात कही थी कि 11 लाख करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार ने दिया है, उसको इंक्रीज़ करके अब की बार 12.25 लाख करोड़ रुपए उसका कैपिटल एक्सपेंडिचर दिया गया है। दूसरी चीज़ अगर आप देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काफ़ी प्रावधान इस बजट में किए गए हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप ये कहें कि आज की तारीख में इसका क्या इम्पैक्ट होगा, तो मुझे ये अगर आप इमीडिएटली इसका क्रियान्वयन या इसका आप इफ़ेक्ट देखना चाहेंगे तो इमीडिएटली आपको इसका कोई इफेक्ट नज़र नहीं आएगा। बट ये एक 2047 जो विकसित भारत की अवधारणा लेके ये सरकार चल रही है, उसके ऊपर इस बजट को बनाया गया है। आप ये देखेंगे कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर अक्रॉस द कंट्री बनाए जा रहे हैं। एक आसाम के दानिन्नी से लेके सूरत तक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच को दर्शाती हैं और ये बजट 2047 को ध्यान में रख के ही बनाया गया है। उम्मीदें ये थी कि कुछ इनकम टैक्स में बदलाव होगा, बट ये एक्सपेक्टेड था कि हर साल आप ये उम्मीद करें कि कुछ इनकम टैक्स में बदलाव आएगा या आपको छूटें मिलेगी, तो वो कुछ हद तक पॉसिबल नहीं है हर सरकार के लिए ही। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे इस बजट में नज़र आती है वो ये है कि जब लिटिगेशन बढ़ता है तो सरकार की प्रॉब्लम्स भी बढ़ती हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो चाहे वो GST से रिलेटेड इश्यूज़ हों, चाहे वो इनकम टैक्स से रिलेटेड इश्यूज़ हों, तो उसमें सरकार की इच्छा ये रही है कि हम लिटिगेशन को कम करें। उस हिसाब से कुछ एक स्कीम्स भी लेके आए हैं, उस हिसाब से कुछ सेक्शंस में भी प्रावधानों में चेंज किया गया है। तो कुल मिला के अगर आप इस बजट की बात करें तो ये फ्यूचरिस्टिक बजट मुझे नज़र आता है जिस तरीके से। लेकिन प्रधानमंत्री ने तो इसको बिल्कुल रिफॉर्म एक्सप्रेस एक तरीके का बजट बता दिया कि हाँ भाई ये तो बहुत ज़्यादा रिफॉर्म एक्सप्रेस बजट है। साथ ही साथ अगर हमने बात करें तो कुछ मेडिकल को लेकर है या जो बालिका शिक्षा को लेकर है या लड़कियों को लेकर विशेष रूप से उन्होंने रियायत दी है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ये बजट विकासोन्मुख है। तो वही बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप इसका इवैल्यूएशन आज की तारीख में करते हैं कि मुझे आज क्या मिलने वाला है या कल क्या मिलने वाला है, तो उससे इस बजट पे ये बजट खरा नहीं उतर रहा है। इस बजट को एक दीर्घगामी अप्रोच के साथ बनाया गया है। जो मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूँ कि जब मार्केट में जो एक आपको ग्रोथ की रेट नज़र आ रही है हिंदुस्तान की इकोनॉमी की, उसको बनाए रखने के लिए सरकार को कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर में इन्फ्यूज़न करना पड़ता है और वो इन्फ्यूज़न इस बजट में ज़्यादा किया गया है। जहाँ तक कि बालिका शिक्षा की ये बातें, ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हर बजट में सरकार को देनी होती है, क्योंकि बजट बनाया ही इसलिए जाता है कि कैसे पब्लिक को मैनिफोल्ड करके चीज़ें वापस दी जाए। एक जो चीज़ एक्सपेक्टेड थी, पॉलिटिकली भी एक्सपेक्टेड थी, कि जो 5 स्टेट्स में भी चुनाव होने हैं उनके लिए कुछ इस बजट में कुछ ना कुछ घोषणाएँ होंगी। बट वो छोटी मोटी घोषणाओं के अलावा कुछ उन 5 स्टेट्स के लिए स्पेशली कोई घोषणा इस बजट में नहीं हुई है। लेकिन MSME को लेकर तो उन्होंने 10,000 करोड़ का फंड रखा है ना, तो कहीं ना कहीं MSME तो आपके पूरे ओवरऑल स्टेट्स में काम करेगी, हर स्टेट में काम करेगी। ये आपने बिल्कुल सही बात उठाई है दिव्य जी। MSME जो है वो शुरू से ये माना जाता है कि वो इंडिया की इकोनॉमी की बैकबोन है। ये सब लोग इस चीज़ को जानते हैं कि अगर MSME नहीं होगा तो इंडियन इकोनॉमी उस पेस से या उस हिसाब से नहीं बढ़ सकती है जिस हिसाब से वो आज की तारीख में बढ़ रही थी। MSMEs की कई इश्यूज़ हैं जो रेगुलरली कई फोरम से हम लोगों ने भी प्रेजेंट किए हैं सरकार के सामने। उसके लिए सबसे बड़ा इशू आता है कि लोन का जो अमाउंट है वो MSMEs को सुलभ कराया जाए बड़ा एक आसान तरीके से और सब्सिडाइज रेट्स पे।
तो ये जो 10,000 करोड़ रुपए का इन्फ्यूज़न एमएसएमई के नाम से हुआ है, मुझे लगता है कि टाइम्स टू कम ये पता लगेगा कि एमएसएमईज़ को ऋण लेने में या उनके जो कैपिटल का ब्लॉकेज है उसमें, इन सब चीज़ों में इस अमाउंट को फ़ायदा मेरे को लगता है एमएसएमई को बढ़ेगा। और जैसे जैसे एमएसएमई ऊपर आएगी, आप ये मान के चलिए दिव्य जी, आपकी अर्थव्यवस्था जो है वो निरंतर रूप से ऊपर की ओर अग्रसर होगी, इसमें कोई शंका या शुबा मुझे नहीं है। इसी तरीके से बायोफार्मा सेक्टर के लिए भी 5 वर्षों के लिए 10,000 करोड़ का इन्होंने जो फंड है वो रख दिया। आराम से रेल के लिए है, आपकी जो और भी कई सी बायोसिमिलर उत्पादों के लिए घरेलू उत्पादन बढ़ेगा, सेमीकंडक्टर मशीन है वो लॉन्च की जाएगी। इस तरीके से 40,000 करोड़ रुपए के जो बजट है उसमें भी इन्होंने दिया है। तो उसको आपको लगता नहीं उससे इकोनॉमी आगे बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था बढ़ेगी या और रोजगार बढ़ेगा और उसको कि कहीं ना कहीं आगे बढ़ने में सहायक सिद्ध होगा? देखिए, मैंने सबसे पहले ये बात कही कि ये दीर्घकालिक बजट इसको ध्यान में रख के बनाया गया है। अब जब आप कैपिटल इन्फ्यूज़न की बात करते हैं तो उससे सबसे बड़ा फ़र्क जो पड़ता है वो पड़ता है आपके रोज़गार पे। जैसे सरकार मान लीजिए अगर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ काम करती है तो आप, ये बड़ा लाजमी सी चीज़ है कि जब पैसा खर्च होगा तो आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करोगे। जैसे जैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो आपका कंजम्पशन बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा तो आपकी इंडस्ट्रीज़ का उत्पादन आपको बढ़ाना पड़ेगा। सो अल्टीमेटली वो चीज़ें जाके इकोनॉमी की ग्रोथ में बहुत बड़ा एक योगदान देती है। दूसरी चीज़, इन्होंने टैक्स हॉलीडेज़ कुछ एक इंडस्ट्रीज़ को दिए हैं, वो 2047 तक का इनकम टैक्स का हॉलीडे दिया है। आप ये देखिए, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं सी प्लेन्स में या सेमीकंडक्टर्स की जो बात हो रही है, इनफैक्ट जो आईटी सेक्टर का जो क्लाउड बेस्ड जो सर्विसेज देने की बात है, उनके लिए 2047 तक का टैक्स हॉलीडे सरकार ने दिया है। तो आप ये देखिए कि विजन 2047 में विकसित इंडिया का है। मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ, अगर आप आज की तारीख में इसको इवेल्युएट करेंगे तो आपको इसमें कुछ नहीं मिलेगा। बट सिंस 12 लाख, 12.25 लाख करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर में इन्फ्यूज़न है, वो एक बहुत बड़ा अमाउंट है जो इकोनॉमी को रोटेट करेगा और इकोनॉमी को ग्रोथ में मदद करेगा। पारस जी, यशस्वी जी के जो बही खाते तो कुछ और बोल रहे हैं, आपके बही खाते और आपका क्या बोलता है? नहीं दिव्य जी, जैसा अब मैंने पहले भी बोला था और मैं वापस वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने जो बजट लेके आई है वो नेचुरली बहुत ऐसा बजट है जिसको लेके हम इनिशियली ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ बहुत अच्छा है यार, बहुत इजीली एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन हाँ, जैसा भाई साहब ने कहा, यशस्वी जी ने, कि 2047 के विज़न के साथ में, यही मैंने आपको भी अभी थोड़ी देर पहले ऐसा ही अपन बात कर रहे थे, तब भी यही था कि भाई इस बजट में जो गवर्नमेंट ने रिफॉर्म्स दिए हैं वो रिफॉर्म्स अगर एग्जीक्यूशन होते हैं 100% तो 2047 से पहले भी शायद हो सकता है इंडिया उन सब चीज़ों को अचीव कर ले जैसा वो प्लान करके चल रहे हैं। तो बजट ओवरऑल वास्तव में फ्यूचरिस्टिक ही है। अभी की सिचुएशन में उससे हमें डायरेक्टली कोई बेनिफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा फिर ये तो नहीं होगा कहीं भारत की पब्लिक के साथ में, ठीक है उनको वो दे दिया कि आप ये भविष्य की आस में, कोक वाले की आस में गोद वाले की आस छोड़ दो? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे भैया ने अभी यशस्वी जी ने बताया कि एमएसएमई सेक्टर्स के लिए भी अच्छे से रिफॉर्म्स उन्होंने बनाए हैं। क्योंकि अगर हम बात करें, हम देश की आज की मौजूदा स्थिति की बात करें तो हमारे यहाँ सबसे बड़ी एक बीमारी या समस्या मानी जाते हैं स्वास्थ्य की है, इंफ्रास्ट्रक्चर की हमें बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की ज़रूरत है। महंगाई बहुत बड़ी समस्या है, बहुत एक बड़ा तबका है जो उससे जूझ रहा है। एक कोई पॉइंटों में है, परसेंट होते हैं जो बिल्कुल एलिट क्लास या हाई क्लास वाले जो लोग हैं, नहीं तो आज की तारीख में ऐसे कई सैकड़ों, हज़ारों, लाखों उदाहरण ऐसे हैं जो रोज़ाना आमदनी के लिए घर से बाहर निकलते हैं और शाम को उस आमदनी का हिसाब लेके ही घर में घुसने की कोशिश करते हैं कि अगर आज मैं रात को घर में नहीं घुसा वो पैसा लेके तो मेरे घर का चूल्हा नहीं जलेगा। उसको वो 2047 से लेना देना नहीं है, 2047 तक वो रहेगा कि नहीं रहेगा वो तो लाभ हानि अपयश ये तो विधि हाथ है, ये तो पता ही नहीं है कि कल का भी पता नहीं है। लेकिन हम आज की बात कर रहे हैं जिसमें हमारे पास में पेट्रोल महंगा है, हम आज की बात कर रहे हैं जहाँ पे हमारे पास में आईटी की, जब हम एआई की बात करते हैं, आईटी को बढ़ाने की बात करते हैं, तो वहीं हमारे पास में आईटी जो उपकरण है, आईटी प्रोडक्ट है, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो रैम हो, चाहे वो हार्ड डिस्क हो, वो दुनिया भर की जब आसमान जो उसके दाम है वो जब आसमान छू रहे हैं। कैसा ले पाएगा एक आदमी जो अपना
ऑफिस सेटअप करना चाहता है, उस ऑफिस में 20-25 लोगों को रखना चाहता है, तो जाहिर सी बात है 20-25 लैपटॉप भी आएंगे, 20-25 कंप्यूटर भी आएंगे, इलेक्ट्रॉनिक के सामान भी आएंगे। तो वो जो सामान उसको एक पहले किसी सस्ते अमाउंट में मिलता था, आज उसकी जो कीमत है वो आसमान छू रही है। वो कैसे ले पाएगा 25 कंप्यूटर, कैसे बन पाएगा आईटी में इंडिया आगे, कैसे बढ़ पाएगा, कैसे एआई के साथ में काम कर पाएगा? ऐसे तमाम तरह के सवाल हैं जो अभी आज खड़े हैं, वो दिखाई, उनका जवाब नहीं दिखाई दे रहा कहीं पे। तो ऐसे कैसे हो पाएगा? देखिए, रातों रात कोई भी चीज़ बदल जाए ऐसा तो संभव है नहीं। बजट आता है वो फ्यूचर प्लान्स के साथ में ही आता है, चीज़ें धीरे धीरे ही बदल सकती है। रही बात ऐसा कि आम आदमी को उससे कोई प्रत्यक्ष रियायत मिल ही नहीं रही हो, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। गवर्नमेंट ने जो कुछ पर्टिकुलर अपने कोष बनाए हैं, कुछ अलग से पॉलिसीज़ के लिए फ़ंड्स डिज़ाइन किए हैं, जिससे कि आपका चिकित्सा के लिए भी उन्होंने अलग से एक फ़ंड डिज़ाइन किया है जो आपकी हेल्थ मशीनरी के अंदर आएगा और हेल्थ की मशीन में आते ही वो सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेगा। लोगों को सस्ता स्वास्थ्य लाभ मिले और मतलब अपने को चिकित्सक का सुविधाएं जो है वो कम दरों पे मिले, ऐसे प्रावधान गवर्नमेंट ने इसमें भी किए हैं और उसका विशेष ध्यान रखा गया है। ऐसा नहीं है कि हम ये कह दें कि भाई कुछ भी नहीं मिलेगा। रही बात ऐसा, जैसा आप कह रहे हैं कि आम आदमी जब घर जाता है और वो सोता है और वो सोचता है कि यार कल मेरे को खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं कैसे काम करूँगा, कैसे सस्टेन हो। देखिए, ये सिचुएशंस धीरे धीरे ही बदलेगी। जब हम ओवरऑल सब ऊपर ग्रो करेंगे तो हमारी कंट्री ग्रो करेगी, और उसी दिशा में हमारी गवर्नमेंट ने ये वाला बजट पेश किया है जो धीरे धीरे आपको स्पीड अप करेगा, उन अलाइन करेगा उन सभी चीज़ों के साथ में। तो रही बात महंगाई की, तो वो ओवरऑल आप देखेंगे क्राइसिस सभी जगह है, सिर्फ इंडिया में नहीं है, और सभी लोग उससे थोड़ा सा परेशान चल रहे हैं। हम महंगाई को नहीं रोक सकते, लेकिन हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम हमारी इनकम को बढ़ाएं ताकि हम उसको कॉम्पीट कर पाएँ। और गवर्नमेंट का जो बजट है अगर आप देखेंगे, उनका फोकस ही है कि रोज़गार बढ़े, और रोज़गार जब बढ़ेगा तो आपके पास इनकम बढ़ेगी। इनकम होगी, परिवार में 1 से 2 जन कमाने वाले होंगे, तो वो सब चीज़ें अपने आप अलाइन होना शुरू हो जाएंगी। चलो मान लेते हैं आपकी बात की, और आने वाले समय में ये पता लग ही जाएगा कि देश के लिए, हमारे लिए और आम जनता के लिए ये बजट कैसा है। हमारे पास में 5 मिनट, लास्ट के 5 मिनट है, जिसमें आप दोनों अपने अपने स्पेशल कमेंट्स NSA 9 न्यूज़ के व्यूवर्स के लिए दीजिए इस बजट को लेकर। पहले यशस्वी जी आप। देखिए दिव्य जी, ये जो आपने बात अभी छेड़ी, मैं थोड़ा सा उस पर भी एक बैकग्राउंड आपका जो बनाया था आपने, उस पर कुछ कहना चाहता हूँ। जब आप ये बात करते हैं कि जो आम आदमी है वो शाम को घर जाएगा तो क्या खाएगा, ये बिल्कुल परफेक्ट बात आपने इस आज की तारीख में जो बात आपने उठाई है, बिल्कुल वैलिड एक क्वेश्चन है कि मुझे 2047 से कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब है 5:47 पे आज जब मैं घर जाऊंगा तो मेरे हाथ में क्या होगा, मैं अपने परिवार के साथ बैठ के क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा। बट आयरनी इस चीज़ की दिव्य जी ये है कि इस क्लास के लिए, मतलब मैं अपने आप को ये सब कहने से रोक रहा था, पर आपने जब बात कह दी, इस क्लास के लिए इमीडिएटली कुछ इम्पैक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि असली अगर आपको हिंदुस्तान देखना है तो हिंदुस्तान में असली लोग यही हैं। इतने लोग हैं जो सुबह से शाम तक काम करके अपने परिवार का पेट पालते हैं, उनको 2047 से कोई मतलब नहीं है। जो महंगाई का मुद्दा आपने उठाया है वो बहुत वैलिड मुद्दा है, जो रोज़गार का मुद्दा आपने उठाया है वो बहुत वैलिड मुद्दा है। मैं आपसे ये कह रहा था कि जब कैपिटल एक्सपेंडिचर में इन्फ्यूज़न होता है तो रोज़गार बढ़ता है। रोज़गार बढ़ता है तो उसका आपको एक रेशो देखना पड़ेगा कि हमारे राष्ट्र में बेरोज़गारी कितनी है और उस हिसाब से रोज़गार कितना जनरेट किया जा रहा है। एक ये बहुत बड़ा मुद्दा है जो सरकार को ध्यान में रखना चाहिए। पारस जी ने बिल्कुल सही ये बात कही कि एक रातों रात अगर आप ये करो, ये नहीं कर सकते। आई टोटली एग्री। बट हमको आज आज़ाद हुए कितने साल हो गए, उसके बावजूद अगर हम आज ये एक्सक्यूज़ लेके चलें कि भाई एक दिन में सब कुछ नहीं हो सकता, तो आपके पास एक दिन नहीं है, आपके पास ऑलमोस्ट अब 80 साल होने को आ गए हैं। तो ये सब चीज़ें सरकार को ध्यान में रखनी चाहिए, और रखते भी हैं। ऐसा नहीं है कि उनको ध्यान में नहीं, बिना ध्यान में रखे हुए ये सब चीज़ें हो रही हैं। बट ओवरऑल अगर आप मेरे से ये पूछें कि बजट में क्या है, तो मैं टोटली आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ कि जो लोअर मिडिल क्लास है या फॉर दैट मैटर मिडिल क्लास है, उनको इस बजट में ऐसा सच कुछ भी नहीं मिला है। और इंडस्ट्रीज़ की अगर हम बात करें, मैन्युफैक्चरिंग की हम अगर बात करें, मैन्युफैक्चरिंग में स्पेशली सी प्लेन्स की मैन्युफैक्चरिंग या IT प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग या बायोफार्मा की मैन्युफैक्चरिंग या टेक्सटाइल की मैन्युफैक्चरिंग, इन सब इंडस्ट्रीज़ को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पर्टिकुलरली
काफ़ी प्रोत्साहन दिया गया है। और ये चीज़ समझ में भी आती है कि अगर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो कुछ ना कुछ हिंदुस्तान की इकोनॉमी में भी फ़ायदा आएगा। बट ओवरऑल अगर आप एक आम आदमी के नज़र से इस बजट को देखें तो उनके लिए सच आज की तारीख में उनके हाथ में कुछ मुझे आता हुआ नज़र नहीं आता। उनके हाथ खाली हैं। पारस जी आप बताइए, आपके बिल्कुल, आपने नजरिए से। और यशस्वी भैया ने दोनों ने बहुत अच्छे से इसको रखा बात को कि हाँ आम आदमी को नहीं, प्रत्यक्ष हमने बात रूप से- जनता की रखी है, नहीं, हमारी बिल्कुल। तरफ से इसमें कुछ भी नहीं था। बिल्कुल, हमारी बिल्कुल। तरफ से जो जनता का जो रुझान है, जो हम देखते हैं, जो महसूस करते हैं, मैंने अपने शब्दों में उसी चीज को प्रकट करने नहीं, की बिल्कुल कोशिश ठीक की है। है। मैं इसमें कहीं पार्टी नहीं हूँ, ना ही मैंने इसमें कोई प्रपोज किया है, लेकिन जो जनता का दर्द है वो मैंने बताया। नहीं, क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका वो है जो आज शाम को भूखा जाएगा। नहीं, बिल्कुल सच कह रहे हैं आप, ये बात सही है कि हमें उनको फोकस में रखते हुए और सब चीज़ों को डिज़ाइन करना चाहिए। गवर्नमेंट भी अपने स्तर पे इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के काम कर रही है, क्योंकि वहाँ बैठे सरकार के प्रतिनिधियों को और उनको सबको दिख रहा है कि कितनी जनसंख्या है और वो किस तरीके से कैसे कैसे उनको कैटर कर सकते हैं। गवर्नमेंट अपनी मशीनरीज़ को जितना एडवांस कर सकती है वो करने में लगी हुई है। साथ ही जितना हमारे उद्योग हैं या लघु उद्योग हैं, हमारी जितने इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स से हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर भी गवर्नमेंट काम कर रही है। गवर्नमेंट का एक ही फोकस है कि कैसे भी करके अपना एम्प्लॉयमेंट जनरेशंस का रेशो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ हो, एजुकेशन का पैटर्न थोड़ा सा और अच्छा हो, मूलभूत सुविधाओं में और सुधार हो, इंफ्रास्ट्रक्चर्स को भी काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने क्योर किया है। तो सब चीज़ें धीरे धीरे ही बदलाव ला सकती है। हाँ, सर ने कहा कि हम आज हमें 80 साल के करीब हो चुके हैं आज़ाद हुए। 80 साल के अंदर हमने अपने आप को एक स्तर पे लाके तो सर आज खड़ा कर ही दिया कि हम वर्ल्ड की तीसरी या चौथी इकोनॉमी के अंदर अपने आप को कहीं सस्टेन कर रहे हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो बजट को इसी तरीके से डिज़ाइन करना या नहीं करना, ये उन्हीं की पॉलिसीज़ मेकिंग का पार्ट है। गवर्नमेंट के पास में बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिनको देख के ही वो बजट प्लान कर सकते हैं। फिर भी आम आदमी को प्रत्यक्ष रूप से कुछ नहीं दे पाए, ये बात मेरे को भी अखर रही है कि हाँ उसके लिए कुछ इसमें बजट में नहीं है। बहुत बढ़िया बात आपने अपनी तरफ से अपना बता दिया, लेकिन हम इस बात को, इस डिबेट को अब हम यहाँ नहीं छोड़ रहे, क्योंकि अब ये बात थोड़ी सी अच्छी और सेंसिटिव सी भी लग रही है। तो हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद में हम इन तमाम बिंदुओं पर, मुद्दों पर दोबारा से बात कर रहे हैं। छोटे से ब्रेक के बाद में दोबारा आते हैं।